हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव वेद 47वीं क्लास है। आज हम नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आपको ये चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो समझ में आएगा तो आपके लिए रोटेशनल मोशन और कोलिजन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं या दो चैप्टर समझ लीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम है कि यदि आज का चैप्टर आपको ढंग से समझ में आ गया तो रोटेशनल और कोलिजन में आप महारत हासिल कर लेंगे। अदरवाइज आप हमेशा डाउट्स, कन्फ्यूजन्स में रहेंगे और लास्ट में आपको रटने के सिवा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि फिजिक्स बेटा रटने से तो नहीं आती है, समझने से आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, सॉल्व करने से आती है, बात करने से भी नहीं आती है, सुनने से भी नहीं आती है, करने से आती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास होने वाली है धमाकेदार, धांसू, मज़ेदार, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसी ही बातों पे डिस्कस करने वाले हैं जिन डाउट्स, कन्फ्यूजन्स या जिन बातों को लेकर हमेशा स्टूडेंट्स का दिमाग खराब रहता है और लास्ट जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो फिर उसके मन में एक ही बात आती है, यार ये चैप्टर छोड़ ही देते हैं। यदि ये चैप्टर छोड़ देंगे तो क्या ही हो जाएगा, इसकी बजाय हम दूसरा चैप्टर पकड़ लेते हैं और उसके पीछे बहुत मेहनत करते हैं और इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा परेशान करने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आपकी नॉर्मल बुक्स में सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन के साथ ही जोड़ा हुआ है। ठीक है, और जो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कोलिजन है, यानी टक्कर, संघट बोल दीजिए, वो टॉपिक आपके वर्क, पावर, एनर्जी वाले चैप्टर में जोड़े हुए हैं। लेकिन यदि हम सेंटर ऑफ मास पहले समझ ले तो कोलिजन और कोलिजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हमेशा रिपीट होते हैं वो आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। कोलिजन में मोशन हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। आगे मेरी बात समझ में, इसलिए मैंने कोलिजन टॉपिक को नहीं लेकर सबसे पहले सेंटर ऑफ मास को लिया है। उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, कोलिजन पढ़ेंगे और साथ ही साथ में रोटेशनल मोशन भी पढ़ेंगे। आगे मेरी बात समझ में, तो आज की क्लास में हम सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड जो भी हमारे डाउट्स है, जो हमारे कन्फ्यूजन्स है, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो होंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आधे से ज़्यादा स्टूडेंटों को सेंटर ऑफ मास क्लियरली डिफाइन होता ही नहीं है कि द्रव्यमान केंद्र एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बस हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसे रट लेते हैं, या फिर बस एक डेफिनेशन के भरोसे हम चल रहे होते हैं, बाकी फॉर्मूलाज पढ़कर या रट कर या याद कर कर 2-5 न्यूमेरिकल करना चालू कर देते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता अंदर से, वो फीलिंग नहीं आती जो फीलिंग बाकी चैप्टर्स में आती है। वेक्टर्स वाले चैप्टर में आती है, मोशन वाले चैप्टर में यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आती है, वो फीलिंग हमें नहीं आ पाती। वो फीलिंग तभी आएगी ना यार जब अंदर से आप कॉन्फिडेंट होगे, चैप्टर्स को फील करना सीखोगे, टॉपिक को फील करोगे। वो फीलिंग नहीं आ पाती है, इसीलिए हमारे मन में कुछ संशय बना रहता है, डाउट्स बने रहते हैं, कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं और हमारे दिमाग में एक अलग सी बोधरेशन चल रही होती है जब इन चैप्टर्स को हम पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास की एक्चुअल लोकेशन क्या होती है, किस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आने वाला है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे मंत्राज, वो स्पेशल कॉन्सेप्ट जिनसे हमारे आज तक जो भी डाउट्स और जो भी कन्फ्यूजन्स हमारे दिमाग में रहते थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एकदम शार्प, एकदम मतलब क्लियर इमेज बनेगी, फील आना चालू हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, बट इसके लिए बांध लीजिए अपनी कुर्सी की पेटी, सीट बेल्ट बांध लीजिए, हाथ में ले लीजिए पेन और कॉपी और साथ ही साथ में जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे समझते जाइए और इसके बाद में नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, चलिए भाई अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास
राजस्थान लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनने वाला है वो रिजिड बॉडी, ठीक है, या फिर रोटेशनल मोशन, कुछ भी समझ लो यार, एक ही बात है, वो बनने वाला है। और उसके लिए सबसे पहले हमारा सेंटर ऑफ मास से रूबरू होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। सबसे पहली बात, ये सेंटर ऑफ मास होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है सेंटर ऑफ मास। देखो, सेंटर ऑफ मास के लिए अलग अलग डेफिनेशन यूज आती है, बट सिंपली जो डेफिनेशन आती है वो ये कह सकते हैं अपन, या सिंपली जो अधिकतर बोला जाता है वो होता है कि सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास a point at which whole mass of body, या ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, whole mass of object a point at which whole mass of object assumed to be अरे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, at that point, a point at which whole mass of object assumed to be concentrated at that point। मतलब ऐसा बिंदु जहां पूरे पिंड का द्रव्यमान संकेंद्रित माना जा सके, जहां पर पूरी बॉडी का, पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, कि पूरा का पूरा मास यहीं पर रखा हुआ है, एक ही पॉइंट पर रखा हुआ है, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मे भी आप डेफिनेशन से ना समझे तो देखो मेरे पास एक ये शादी का कार्ड आया हुआ है, क्या बात है, शादी का कार्ड है ना, अभी तो वैसे भी जीवन ह्यूमन प्रोग्राम चल रहे, दीपक की शादी निर्मा से है, निर्मा वॉशिंग पाउडर, अरे भाई दीपक बुरा मत मान जाना, ठीक है। चलिए इसको समझते भाई। देखो ये मेरे पास एक आयताकार रेक्टेंगुलर कोई बॉडी है, इस बॉडी का पूरा मास, पूरा द्रव्यमान में किसी एक पॉइंट पर संकेंद्रित यानी कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ, कि पूरा का पूरा मास किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है, और उस पॉइंट को यदि मैं इस अंगुली से बैलेंस कर लूँ, उस पॉइंट को मैं इस अंगुली से बैलेंस कर लूँ, तो ये पूरी की पूरा जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस हो जाएगा, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं सेंटर, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं सेंटर। हम कहते हैं जनरली ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही आए, सेंटर ऑफ मास सेंटर से अलग भी आ सकता है, पास भी आ सकता है, सेंटर पर भी आ सकता है, सेंटर से दूर भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब ये एक पॉइंट है जहाँ पर मैंने अंगुली रखकर इस पूरी बॉडी को बैलेंस बना लिया है। इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरी बॉडी है उसका जो द्रव्यमान है वो इस पॉइंट पर काम कर रहा है, भाई इस पॉइंट पर काम कर रहा है, और उसको मैंने बैलेंस कर लिया है, ठीक है। अब बात यह है कि हम जनरली कह तो देते हैं कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर, द्रव्यमान केंद्र के ऊपर पूरा का पूरा जो बॉडी है उसका द्रव्यमान हम मान सकते हैं। यानी मेरे पास यदि ये एक बॉडी है तो मैं इसे पूरे को ऐसे दबाकर समेट कर एक पॉइंट बना सकता हूँ, और इस पूरी बॉडी के मास को, पूरे बॉडी के द्रव्यमान को मैं यहाँ लिख सकता हूँ m। यदि मैंने इस पॉइंट को बैलेंस कर लिया तो ये जो पूरी बॉडी थी ये पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो हम फिर पूरी बॉडी पर विचार नहीं करके इस पॉइंट पर विचार करते हैं। फोर्स की बात आए, वेलोसिटी की बात आए, एक्सीलरेशन की बात आए, ठीक है, बल, वेग, त्वरण, संवेग, मोमेंटम की बात आए, तो वहां पर हम इस पॉइंट की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जनरली हम बोलते हैं ये सेंटर है, बट जरूरी नहीं कि ये सेंटर पर ही आए, ये सेंटर पर ही आए। अभी मैं इसके बारे में और कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे इस बारे में, ठीक है। ये सेंटर पर भी आ सकता है, यानी इस पूरी बॉडी के सेंटर पर भी आ सकता है, इस पूरी बॉडी के सेंटर से इधर उधर भी आ सकता है, ठीक है। बॉडी के ऊपर भी आ सकता है, बॉडी के बाहर भी जा सकता है,
बॉडी के ऊपर भी आ सकता है, बॉडी के बाहर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। या फिर जो बॉडी है वो दो या दो से ज़्यादा, एक सिस्टम है, मान लो एक सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडी है, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स है, तो डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। वो बॉडीज, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज यदि किसी सिस्टम में रखी हुई है, आपने एक सिस्टम माना है और सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा मास रखे हुए हैं, M1 M2 M3, तो वो किस तरीके से रखे हुए हैं वो भी मायने रखता है। लेकिन हम इसके बारे में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप क्लियरली समझते जाएंगे। अभी मैं यदि आपको बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें बताऊँगा तो मैंने आपको कहा ना कि जिन डाउट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले वही डाउट्स आपके मन में रह जाएंगे। जैसे सबसे पहला डाउट तो यही है कि भाई यदि मैं इसको सेंटर मतलब इस बॉडी के सेंटर पर यदि मास आया, अभी मैंने इस कार्ड को बैलेंस किया ऐसे, तो लगभग सबको ये लगा कि हाँ ये तो सेंटर पर ही है, लेकिन ये एक सिमेट्रिक बॉडी है। सिमेट्रिक बॉडी जानते हो, सिमेट्रिक बॉडी का मतलब हुआ यदि मैं इसके लाइन ऐसे खींच दूँ, ये देखो खींच दी, तो इस लाइन के ऊपर जितना पोर्शन इस लाइन के नीचे उतना पोर्शन, इस लाइन के इधर जितना पोर्शन इस लाइन के उधर इतना पोर्शन, इस लाइन के ऊपर जितना मास उतना ही नीचे मास है, इस लाइन के इधर जितना मास है उस लाइन के इस लाइन के इधर भी इतना ही मास है, यानी एक सिमेट्रिक बॉडी है। यानी इसका सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ सेंटर पे बता सकता हूँ। लेकिन यदि सिमेट्रिक बॉडी ना हो तो क्या हो, तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही आए, बॉडी पर ही आए, ठीक है। तो पहला डाउट तो यही है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, ठीक है। अभी और बहुत सारी बातें करेंगे हम, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिया कि ऐसा बिंदु जहां पूरे पिंड का द्रव्यमान संकेंद्रित माना जा सके, यानी जिस पर होल मास ऑफ बॉडी हम अज्यूम करते हो कि वो पूरा का पूरा मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, पूरा का पूरा मास वहीं पर ही रखा हुआ है। लेकिन ये हम तभी मान सकते हैं जब या तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा हो, सिंपली सी बात है, या फिर आपको न्यूटन्स लॉ लगाने हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, या लॉ ऑफ मोशन लगाने हो, न्यूटन्स लॉ लगाने हो, ठीक है, न्यूटन्स लॉ आपको लगाने हो, ठीक है। यानी नॉर्मली सीधी रेखा में गति के लिए मैं यूज कर सकता हूं इसे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं। यानी ये कब एप्लीकेबल है ये कॉन्सेप्ट, अप्लाई ओनली व्हेन आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, या फिर हाँ बस है, कब अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एप्लीकेबल, यानी अप्लाई लिख देता हूं मैं, तो कब अप्लाई नहीं कर सकते, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे हो। यानी आप इस बॉडी का पूरे का जड़त्व आघूर्ण केवल इस पॉइंट यानी इस एक पॉइंट पर मास रख कर नहीं निकाल सकते, हर पॉइंट का जड़त्व आघूर्ण अलग अलग आएगा, और किस पॉइंट या किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं या जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं वो वैल्यू अलग अलग होएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो या फिर आप पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है, क्लियर सी बात है, ये डिपेंड करता है कि आपके पॉइंट की लोकेशन कहाँ पर है, जिस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। लेकिन ये बातें हम आगे बात करने वाले हैं जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, उससे पहले बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, वरना और कंफ्यूजन आ जाएगा आपका दिमाग में, ठीक है। या फिर आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, फील्ड इंटेंसिटी निकालो लाइक ग्रेविटेशनल, राइटिंग में मत जाना भाई, जल्दी जल्दी में ऐसे लिखना पड़ता है, क्या करें। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि आप गुरुत्व क्षेत्र या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हो तब भी आप यहाँ पर डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास को लेकर पूरी बॉडी के लिए इंटेंसिटी या पूरी बॉडी पर इंटेंसिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप केवल एक ही केस में पूरी बॉडी का मास केवल एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, और वो है जब आप न्यूटन्स लॉ लगाओ, ट्रांसलेटरी मोशन लगाओ, ट्रांसलेटरी मोशन हो यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की आप बात करो तब, ठीक है। चलिए, चलने वाली गति की बात करो तब, ऐसे समझ लो, ठीक है। अरे मोशन कितने तरह की होती है, एक होती है घूमने वाली मोशन, जिसे रोटेशनल मोशन बोलो,
आगे मेरी बात समझ में होती है। एक चलने वाली मोशन जिसे ट्रांसलेटरी मोशन बोलो, जैसे साइकिल का पहिया घूमता भी है और चलता भी है। तो साइकिल का पहिया जब घूमेगा तब आप सेंटर ऑफ मास का एक पॉइंट लेकर सब कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते, बट साइकिल के पहिए की जो आगे चलने वाली गति है उस गति के लिए आप सेंटर ऑफ मास पॉइंट लेकर बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास के बारे में फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और ट्रांसलेटरी मोशन में आप एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिटाऊं भाई, आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। चलिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की बात की जाए, अभी और बहुत कुछ लिखाऊंगा मैं लास्ट में, इसलिए पूरी क्लास में बने रहना भाई, एक एक चीज़ें प्रूफ करता रहूँगा और एक एक चीज़ों के बारे में मैं बताता रहूँगा। लोकेशन, मैं पहले सिंपली एक चीज़ लेता हूँ कि मेरे पास एक सिमेट्रिक बॉडी है, देखो ऐसे सिमेट्रिक बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर आती है। ऐसे लिख देता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दूँ तो देखो इसके इधर जितना मास उधर इतना मास, जिधर इतना एरिया उधर इतना एरिया। उसी टाइप से यदि मैं इधर भी एक एक्सिस खींच दूँ तो देखो इस लाइन के ऊपर जितना मास, जितना एरिया उतना ही नीचे मास, उतना ही नीचे एरिया। तो जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालने चले तो उसकी लोकेशन का एक आइडिया आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यदि आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई है तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही आएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही आएगा। लेकिन यदि आपने एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल ली है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 निकाली है, तो जहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपस में काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये यहाँ पर काट रही है इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका सेंटर ऑफ मास होता है। बट यूजुअली आप एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो निकाल पाएंगे, बट दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने में थोड़ा सा जोर जरूर आएगा आपको। यदि आप निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं निकाल पाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे मैं एक शेप ले लेता हूँ टी से, 2 पोर्शन है, ये लो। ठीक है, अब मैं कहूँगी इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मिलाकर सेंटर ऑफ मास का आएगा। इसका मास ले लेता हूँ मैं m1, इसका मास ले लेता हूँ मैं m2, और पूरी बॉडी आपको ऐसे दिख रही है, 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, ये तो एक ही बॉडी थी। देखो ऐसा कौन सी एक्सिस में यहाँ पर खींच दूँ कि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाए। यदि मैं ऐसे खींचता हूँ तो नहीं होगा, इधर पोर्शन अलग है, इधर पोर्शन अलग है। यदि मैं यहाँ खींचूँ तो ऊपर पोर्शन अलग, नीचे पोर्शन अलग आएगा। लेकिन यदि मैं ऐसे खींच दूँ तो इधर जितना पोर्शन है उधर ही उतना पोर्शन है, जिधर मास इधर जितना मास डिवाइड होने वाला है, इधर जितना मास मिलने वाला है उधर ही उतना मास उधर मिलने वाला है। यानी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि अब मेरे पास दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई तरीका नहीं है। और यदि दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में निकाल दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आता है दूसरी लाइन में खींचूँ तो कैसे खींचूँ, ऐसे भी नहीं खींच सकता। यदि मैं ऐसे खींच देता हूँ तो इधर पोर्शन अलग है, इधर पोर्शन अलग हो जाएगा। आगे मेरी बात सुने, ऐसे भी नहीं खींच सकता। तो यहाँ केवल इतना आइडिया आपको जरूर मिलेगा कि आप इन दोनों बॉडीज़ का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा, इसी लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा। आएगा कहाँ, उसके लिए हम फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मेरी बात समझ में, चलिए पहली बात ये। दूसरी बात, अभी मैं एक एक चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, मान लो आपके पास में इस टाइप से कोई बॉडी है, ये बॉडी हुई, अभी जैसे मैंने निकाला ये बॉडी हुई, तो इस अकेले बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो आप आसानी से सेंटर में निकाल सकते हैं। यदि इसकी लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन L/2 होगी। यदि इसकी L है
तो इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन L/2 होगी और ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा। अब यदि आपको अकेली बॉडी का सेंटर ऑफ मास मिल जाता है, अकेली बॉडी का सेंटर ऑफ मास यदि आपको मिल जाता है, तो यदि आप मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन सीधी, है ना, यदि इस पे F लग रहा है या वेलोसिटी आ रही है, जो भी आ रही है, ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ मास से ही सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। आप सेंटर ऑफ मास से ही सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि इस पोर्शन को मुझे ऊपर उठाना है, तो आप ऊपर उठाना है, मैंने कहा वर्क निकालो और आप लिखोगे वर्क इक्वल्स टू mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पर मास तो m ही लिखोगे, g लिखोगे, लेकिन हाइट ये 9 लिखोगे, आप लिखोगे सेंटर ऑफ मास की हाइट, और सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे, तो आप लिखोगे L/2। यहाँ पर सारा खेल अब सेंटर ऑफ मास पर हैंडल होगा, सेंटर ऑफ मास के हिसाब से होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पूरी बॉडी की कहानी नहीं चलेगी, अब पूरी बॉडी को समेट के सेंटर ऑफ मास पे माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब हमारा दिमाग फिर घूम गया, ये सारा सेंटर ऑफ मास है क्या, ऐसा है क्या? तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी। लाइट ही चली गई, क्या करें, आने दो लाइट, क्लास हम दोबारा आगे रिकॉर्ड करते हैं। तो लाइट आ गई है और चालू करते हैं हमारी क्लास। हम बात कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के लिए कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी विच शोज वेरी सिंपल मोशन, विच शोज वेरी सिंपल मोशन। जो सबसे ज़्यादा सिंपल मोशन, जो नेचुरल मोशन शो कर सकता है, वो होगा आपका सेंटर ऑफ मास। मैंने क्यों कहा कि सिंपल मोशन शो करेगा, तो इसके बारे में हम एक बात करते हैं। मान लो ये पेन है मेरे पास, ये पेन है, उस पेन को मैंने ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंका तो ये पेन कुछ ऐसा गया मोशन करते हुए, कुछ यहाँ पहुँचा, इसका ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट ये तो कंफर्म है कि ये पेन कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे फेंकूंगा पेन को, यदि मैं ऐसे फेंकूंगा तो ये घूमते 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 कुछ ऐसे जाके गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बट आप डायग्राम देखोगे तो खुद बताना मुझे कि क्या पेन को देखने पर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ रहा है? क्या पेन को देखने पर प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पेन तो घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, बट पेन का एक ऐसा पॉइंट है जो सिंपली सीधा इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करेगा। सबसे सिंपल मोशन यदि यहाँ शो हो रही है तो इस पॉइंट की शो हो रही है, और यही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास है, यही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास है। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, तो हमने क्या क्या सीखा पहले, सबसे पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं अब, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सेंटर ऑफ मास के पहले बारे में जो भी आपके डाउट्स हो वो सब क्लियर हो जाए। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट ऑन अ बॉडी विच शोज अ वेरी सिंपल मोशन, अ वेरी सिंपल मोशन। सभी पार्टिकल्स अलग अलग टाइप की मोशन करेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन यानी ट्रांसलेटरी मोशन को जारी रखेगा। और यहाँ पर ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है एक तरीके से ये इसी पर ही शो हो रही है। बाकी कोई पार्टिकल ये वाला मुंह इधर घूम रहा है, ये वाला मुंह इधर घूम रहा है, कुछ ऐसा ऐसा करते करते ये जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह, ये प्रोजेक्टाइल मोशन टूटी है बट एक लाइन वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट तरीके से जो मोशन जो शो कर रहा है वो हमारा सेंटर ऑफ मास करता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर हो यह जरूरी नहीं, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही हो यह जरूरी नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर भी आ सकता है, सेंटर के इधर उधर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन शेप ऑफ बॉडी, और आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं। ठीक है, चलिए, जिस पॉइंट पर मास हो वही सेंटर ऑफ मास आए, आए हाय, सेंटर ऑफ मास आए, यह जरूरी नहीं। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये कतई नहीं है कि जिस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ मास माना है वहां पर मास आएगा ही आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास कोई भी पॉइंट हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि उसी पॉइंट पर मास भी हो। मास हो भी सकता है, मास नहीं भी हो सकता, मास हो भी सकता है, मास नहीं भी हो सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट के बाहर हो सकता है, यानी ये जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट पर ही आए, ऑब्जेक्ट पर ही आए। यदि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पर आ सकता है, बट कभी कभी एक ऑब्जेक्ट होते हुए भी ऑब्जेक्ट पर ना आकर वो सेंटर ऑफ मास बाहर की तरफ ही आएगा, ये भी हो सकता है। कैसे? मान लो मेरे पास ये आपका एक रेक्टेंगुलर शीट या प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं कि ये एक रिंग है, ये लो, और उस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं नहीं आएगा, इस बॉडी पर कहीं नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर आता है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो लाइन खींचूं मैं, या तो ये खींच दूं या फिर ये खींच दूं, तो ये वाली लाइन तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बॉडी है लेकिन इधर बॉडी है ही नहीं, तो मैं इसको तो मिटा देता हूँ, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, इस लाइन के इधर जितना पोर्शन, इस लाइन के उधर इतना पोर्शन, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ है। इसका सेंटर पॉइंट यदि ये माना जाए, अभी तो बॉडी के बाहर आ रहा है सेंटर पॉइंट भी, तो यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा इस सेंटर ओ से कहीं वाई डिस्टेंस पर, जो कि इस ऑब्जेक्ट के बाहर है। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ऑब्जेक्ट पर ही आए, ऑब्जेक्ट के बाहर भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपका जो बॉडी है वो कैसा है। आ गई मेरी बात समझ में? मैंने आपको एग्जांपल के साथ में बता दिया है, ठीक है। ये कंफर्म है लेकिन कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ये जरूर मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा उसके लिए या तो आप लोकेशन फाइंड आउट करिए, या फिर आप ये देख लीजिए कि वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती है या नहीं खींची जा सकती। यदि दो या दो से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन खींची जा सकती हो, तो जहाँ पर सभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी सिमेट्रिक लाइन जहाँ पर काटेगी, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। जैसे यहाँ पर ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे काट दे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लाइन में खींच पा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर नहीं है। फिलहाल फॉर्मूला है, निकाल सकता हूँ, वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बट मुझे ये पता है कि आएगा इसी लाइन पर, ठीक है। चलिए, सेंटर ऑफ मास के बारे में जान लिया। क्या क्या जाना? सेंटर ऑफ मास हम यदि न्यूटन्स लॉ लगाना चाहते हैं, यानी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, चलती हुई गति में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम आसानी से सेंटर ऑफ मास पर सारी बॉडी का मास एक जगह मान सकते हैं। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह निकालते समय हम इसको सेंटर ऑफ मास पर सारा मास एक साथ नहीं मान सकते, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, कब कब यूज़ कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते हैं। यदि पूरी बॉडी मोशन कर रही है तो हर पार्टिकल अलग अलग टाइप की मोशन शो कर सकता है, बट सेंटर ऑफ मास सबसे सिंपलेस्ट मोशन शो करेगा, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस टाइप से,
ठीक है। या हो सकता है कि पूरी बॉडी के सभी पार्टिकल्स एक एक्सिस के चारों ओर चक्कर काट रहे हो और सेंटर ऑफ मास आपको रेस्ट पर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, और मोशन भी कर सकता है इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की यदि बात करें तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर मिलता है। ये बॉडी पर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। जहां ये आए वहां जरूरी नहीं कि मास हो ही, यानी जिस पॉइंट पर मास हो वहां सेंटर ऑफ मास हमेशा आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी सेंटर ऑफ मास ऐसे पॉइंट पर आ जाता है जहां पर मास होता ही नहीं है। जैसे मास इस रिंग का है लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जी ये बीच का स्पेस तो खाली है, यहाँ पर कोई मास नहीं है अभी, ठीक है, यहाँ पर कोई मास नहीं है। तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास का नाम सेंटर ऑफ मास है तो वहाँ पर मास होना ही चाहिए, वहाँ पर मास होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, चलिए आगे चले। अब फाइंड आउट करते हैं लोकेशन। अब फाइंड आउट करते हैं लोकेशन। नॉर्मली मेरा लोकेशन बताने का थोड़ा मतलब ये भी था कि कई बच्चों को सेंटर ऑफ मास फॉर्मूले से तो समझ में आ जाता है, बट वो कभी कभी अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए मैंने बताया था कि यदि तुम्हारे पास कोई सिमेट्रिक बॉडी है लाइक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इस टाइप की, तो तुम मिडिल पॉइंट को मान सकते हो और उसी मिडिल पॉइंट की मोशन को आपको मानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक सवाल कराया था, कुछ जंजीर लटकी हुई थी और मुझे उस जंजीर का कुछ पोर्शन लटका हुआ था तो उसे ऊपर ले जाना था और मुझे वर्क डन चाहिए था। तो मैंने पूरी जंजीर की लंबाई ना लेकर सेंटर ऑफ मास की लेंथ ली थी, ठीक है। कहाँ से? रेफरेंस से। कहाँ से? रेफरेंस से। तो आपने यदि प्रीवियस क्लास देखी है ढंग से तो आपको वो सवाल समझ में आएगा और ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहली बात, सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो नॉर्मली समझ में आ जाता है। जिनकी सिमेट्रिक बॉडी होती है उनमें तो क्लियरली पता लगेगा। सिमेट्रिक बॉडी यानी आयताकार, वर्गाकार, इस टाइप की। लेकिन जो सिमेट्रिक बॉडी नहीं होती है, जैसे आपका हेमीस्फेयर या फिर ये रिंग हुआ, हाफ हेमी सर्कुलर डिस्क हुई या फिर होलो कोन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है उनके लिए हम फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। तो यदि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला भी बताऊंगा और निकालना भी बताऊंगा तो हम वहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो बॉडी आ जाए, फिलहाल दो बॉडी की बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मैं पार्टिकल ही लिख देता हूँ, टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लो एक झूला टाइप है, वो बच्चे खेलते हैं ना ऐसा करके, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है जिसका मास है m1 और यहाँ पर एक और बच्चा बैठा है जिसका मास है m2। यदि इन दोनों का मास बराबर होता तो मुझे उस कांटे को बैलेंस बनाने के लिए नीचे रखना पड़ता, बराबर L/2 L/2 यानी मिडिल पॉइंट पर आएगा। लेकिन देखो दोनों बॉडीज के बाहर आ रहा है, दोनों बॉडीज के बाहर आ रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर आएगा, दोनों बॉडीज के बाहर, इस सिमेट्रिक लाइन पर। लेकिन यदि आपके पास m1 और m2 मास हो, m1 और m2 मास हो, तो जरूरी नहीं कि ये यहाँ पर ही आए यानी मिडिल पॉइंट पर ही आए, ये कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये शिफ्ट किधर होगा, सबसे पहले तो हम वो भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले लोकेशन फाइंड आउट कर ही लेते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि शिफ्ट किधर करता है, शिफ्ट किधर करता है। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये एक पार्टिकल है m1 का, एक पार्टिकल है m2, पॉइंट मास माना है मैंने, ठीक है, एक किसी पॉइंट पर माना है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 and 0, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 and r ले लेता हूँ मैं, 0 and r, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, ये दोनों को मिलाने वाली लाइन है। तो सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज, है ना, इन टू बॉडीज, पार्टिकल की बात करें, लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग बोथ मासेस, या बोथ पॉइंट मासेस या बोथ पार्टिकल्स लिख देता हूं, बोथ पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर आने वाला है जहां पर, सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर आने वाला है, वो उस लाइन पर आने वाला है जो लाइन दोनों मासेस को या दोनों पार्टिकल्स को जोड़ती हो। तो ये जो लाइन है वो दोनों पार्टिकल्स को जोड़ रही है, ठीक है। गर्मी बहुत लग रही है, ऊपर फैन बंद है और दिमाग थोड़ा सा तपसा गया है, क्योंकि यदि मैं फ़ैन चलाता हूँ, कमरा बड़ा है, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, पंखे की आवाज़ आती है तो एडजस्ट करना पड़ता है, वरना फिर आपके कमेंट्स आना चालू हो जाते हैं, सर आवाज़ नहीं आ रही है, सर आवाज़ गूंज रही है, सर हमें समझ नहीं आ रहा है।
बट फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि आपके साथ कभी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है कि ऑडियो क्लियर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप ईयरफोन यूज़ करिए। आजकल तो सबके पास ईयरफोन है भाई, सबका मतलब जिनके सोना बाबू है उनके पास तो ज़रूर ईयरफोन है, क्योंकि ईयरफोन होगा तो ही सोना बाबू की आवाज़ सुन पाएंगे, है ना। वीडियो कॉल कर पाएंगे रात को चोरी चोरी छिपे छिपे, एक दूसरे को देख देख कर सोने की आदत डालोगे, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अनसक्सेस हो जाओगे, सोना बाबू का रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, फ़ोन की खाली स्क्रीन देख देख कर रहोगे, तो कुछ नहीं पड़ा भाई लोगों इनमें बाबू सोना में। बाबू बनना है, सोना बनना है, मम्मी पापा के बनो, उनसे अच्छा रियल लव कोई नहीं कर सकता तुमसे। काहे किसी लड़की और लड़के के चक्कर में पड़े, खासकर मेरे जैसे भाई लोगों को बता रहा हूँ मैं, एकदम दूर रह लो भाई, एकदम दूर रह लो। ये जो तुम बाबू सोना करते हो ना, ये किसी के समझ में नहीं आया आज तक, क्या चल रहा होता है, क्या हो जाता है, क्या इमेजिनेशन रहती है और क्या से क्या निकल आता है, ठीक है। फिर हम वो एक मूवी थी ना वो, हाँ, देखेगी इंतकाम मेरा, ऐसा कुछ है ना। फिर हम उस तरीके से वो हीरो मतलब IAS बनता है फिर बाद में, है ना। फिर मुन्ना भैया कहेंगे पढ़ लो लिख लो IAS बनो, है ना। कुछ नहीं पढ़ा है भाई, आ जाओ। चलिए, तो मैं यहाँ पे बात करूँ सेंट्रोमास का आएगा, तो सेंट्रोमास का यहाँ आएगा, मैं यहाँ पे लोकेशन डाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो सेंट्रोमास के लिए सिंपल फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोमास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोमास, सेंट्रोमास के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला होता है, मैं एक्सियम ले लेता हूँ, यानी x y z जो भी आने वाला है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्सियम एंड वाईसीएम, जो भी आएगा। अभी फिलहाल y में हो सकता है ना आए, वैसे तो x लाइन ही है, इसके कोऑर्डिनेट्स y में 0 है, अरे मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ x में r है, y में 0 है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स तो ही नहीं, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है। लेकिन फॉर्मूला तो लिख लें, और फॉर्मूला होगा m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। YCM की बात करें, y कोऑर्डिनेट्स की बात करें, तो हम लिखेंगे m1 y1 m2 y2 m1 प्लस m2। और यदि ZCM की बात करें तो हम लिखेंगे m1 z1 m2 z2 m1 प्लस m2, ठीक है। अभी मैं केवल 2 पार्टिकल्स के सेंट्रोमास की बात कर रहा हूँ, फिर हम 3 पार्टिकल्स की बात करेंगे, फिर हम डिस्क्रीट पार्टिकल्स की बात करेंगे, खूब सारे पार्टिकल फैले हो वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। फिर हम ऐसे पोर्शन की भी बात करेंगे जहाँ मास कांस्टेंट नहीं रहता, मास लेंथ के साथ बढ़ता रहता है, तो वहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। लाइक बेसबॉल का डंडा, बेसबॉल का डंडा क्या होता है, हाथ में तो पतला होता है, धीरे 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 मोटा होता जाता है। तो सेंट्रोमास तो आएगा, निकालना भी पड़ेगा, लेकिन यहाँ मास लेंथ के साथ बढ़ रहा है, यहाँ मास कांस्टेंट नहीं है। बेसबॉल के डंडे में मास कांस्टेंट नहीं होता, तो वहाँ फिर हम ये इस फॉर्मूले की बजाय इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो वहाँ उसका जिक्र भी हम करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इतना देख लीजिए, यहाँ पर z है नहीं, फॉर्मूला आप नोट कर लेना, z यहाँ पर है नहीं, तो मैं z यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोमास 0 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट मासेस जो है वो मेरे x एक्सिस में लाइज कर रहे हैं, y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स वैसे भी 0 है, ठीक है। तो मैं YCM का फॉर्मूला भी मिटा देता हूँ, क्लियर सी बात है। चलिए, XCM की यदि हम बात करें, देन XCM इक्वल्स टू M1, ये जो x1 एंड x2 है, x1 x2 x1 x2 XCM YCM, ये जो है ये है आपके कोऑर्डिनेट्स कह दो, ये आपके कोऑर्डिनेट्स कह दो। यदि आप पोजीशन वेक्टर के साथ लेना चाहते हो, जैसे आपकी किताबों में ऐसे भी बना होगा डायग्राम, यहाँ पर होगा M1, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर होगा M1, यहाँ से ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है R1, यहाँ पर होगा M2, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और यहाँ पर इस दोनों को मिलाने वाली लाइन पर सेंट्रोमास आने वाला है। ये सेंट्रोमास है, सेंट्रोमास का
पोजीशन वेक्टर ले लिया होगा RCM, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी D, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी D, एंड वी कैन से दैट जो आपका R वेक्टर होगा ये वाला, और इधर साथ में D ले लो, ये D वेक्टर में ले लेता हूँ मैं, इक्वल्स टू, देखो ये और ये ट्रायंगल लो क्या कहता है कि दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट तीसरा वाला जो साइड होता है वो रिजल्टेंट को शो करता है। ये लो, ऐसे कर कर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सही है क्या? हाँ भाई हाँ, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ऐसे करके। और यदि मुझे D की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा RCM वेक्टर माइनस R वेक्टर, एंड अगेन वेक्टर वेक्टर खेलना पड़ेगा मुझे वेक्टर वेक्टर खेलना पड़ेगा, और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बट जब आपका यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के साथ में आता है, जब भी आप पोजीशन वेक्टर साथ में लेते हैं तो आपका यही फॉर्मूला यानी RCM का जो फॉर्मूला है आप सीधा सीधा लिख सकते हैं M1R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। और इस सिचुएशन में पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है तो इसे वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। वेटेड एवरेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से आप चाहे इस पोर्शन से ले लीजिए, M1 M2 M3 मिला के टोटल मास ही तो आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M टोटल इंटू सेंट्रो मास की लोकेशन जो आएगी, मास इंटू लोकेशन ऑफ सेंट्रो मास, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रो मास कह देता हूँ। तो यदि टोटल मास को आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रो मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू छोटे पार्टिकल्स के मास को छोटे पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके जोड़ने से मिलती है। छोटा पार्टिकल छोटे पार्टिकल का जो आपका लोकेशन है या फिर कोऑर्डिनेट्स बोल दो, मास इंटू कोऑर्डिनेट्स, मास इंटू कोऑर्डिनेट्स, मास इंटू कोऑर्डिनेट्स, सभी को यदि जोड़ लिया जाए गुणा कर कर तो जो लास्ट में वैल्यू आने वाली है वो टोटल मास इंटू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रो मास आता है, इसलिए हम इसे वेटेड एवरेज भी कह देते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए अब ये वेक्टर तो देखो बड़ा खराब अजीब सा है, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो R की जगह रखकर, आपका काम हो जाएगा D निकालना चाहते हो तो, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सिंपली चलूँगा। ये लो, तो हम यहाँ से बात करें एक्सियम की। अब इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 है तो M1 इंटू 0 प्लस M2 यहाँ पर है, M2 का कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस में R है। कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन कहाँ है? होगा नहीं पर। ऐसे तो कहाँ पर ओरिजिन? यहीं पर ओरिजिन है, तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा ओरिजिन से लिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमेशा ओरिजिन से लिए जाएंगे, मूल बिंदु से लिए जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, डिवाइड बाय मास टोटल कितना है? M प्लस M। मैं दोनों का M ही ले लूँ क्या? M1 और M2 ले लूँ? M1 और M2 लेना पड़ेगा ना, M1 प्लस M2, M1 M2 लिया ना। ठीक है, देन वी कैन से दैट एक्सियम इज इक्वल टू M2R M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ये लो, यानी यहाँ से M1 से जो लोकेशन आएगी सेंट्रो मास की वो आएगी एक्सियम। मूल बिंदु तो यही है, ओरिजिन तो यही है, तो एक्सियम भी इधर से ही नापना पड़ेगा आपको, और ये होगा M2R M1 प्लस M2। अब सेंट्रो मास की लोकेशन निकालना बड़ा आसान हो गया है। आप दो पार्टिकल सिस्टम के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कहाँ से निकालना है आप ये देख ही लीजिए। यदि आपको M1 से निकालना है तो टोटल डिस्टेंस आज है ना, यहाँ से यहाँ तक सेंट्रो मास से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ तक की आज है ना, तो टोटल डिस्टेंस को आप अपोजिट मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस ये दोनों के बीच में R, और मैंने क्या किया अपोजिट मास से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। अपोजिट मास कौन है? M1 से चाहिए तो अपोजिट मास M2 है, तो R इंटू M2 और दोनों के सम का मैंने यहाँ पर भाग दे दिया है, डिवाइड दे दिया M1 प्लस M2। ये कितनी होगी फिर लो, ये डिस्टेंस यदि आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, R में से ये वाली जो डिस्टेंस है उसे माइनस करेंगे, यानी M2R M1 प्लस M2। मैं इस पोर्शन को इधर ले लेता हूँ, R में कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस M1 प्लस M2। R इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो M1 प्लस M2 माइनस M2, M1 प्लस M2, M2 से M2 कट जाएगा, एंड अगेन R M1 प्लस M2, ये आपका आंसर आएगा। तो देखो सीधा सा सिस्टम है, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस R है, तो दोनों की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो अपोजिट मास से। M1 से चाहिए तो M2 से मल्टीप्लाई करो, और M2 से चाहिए तो M1 से मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, और डिवाइड दे दो दोनों के सम का, दोनों का सम m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, मैंने यहाँ पर डिवाइड दे दिया है। आगे मेरी बात समझे, चलिए। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, आज की क्लास में हमने ये बात की डिस्कस कि सेंटर ऑफ मास सिंपलेस्ट पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जो सिंपलेस्ट मोशन शो करता है। सेंटर ऑफ मास बाहर हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास पे मास हो ये जरूरी नहीं। सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हम मान सकते हैं और मानते भी हैं, लेकिन हम ये तब करते हैं जब हमें न्यूटन्स लॉ लगाने होते हैं। न्यूटन्स लॉ लगाने होते हैं यानी इन ट्रांसलेटरी मोशन हम इसे यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप बाकी केसेस में यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसके लिमिटेड एप्लीकेशंस है। ठीक है, यदि आपको सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास चाहिए तो वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर आएगा। सिमेट्रिक बॉडी है तो सेंटर पर आएगा, सेंटर वाली सिमेट्रिक बॉडी नहीं है तो सेंटर के इधर उधर आएगा, जरूरी नहीं है सेंटर पर ही आए। सेंटर ऑफ मास नाम से पता लग रहा है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास यानी यहाँ पर मास हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए भी क्लियर है। जरूरी नहीं कि मास हो ही, क्योंकि बॉडी से बाहर आ जाए और हो सकता है वहाँ मास हो ही ना। जैसे यहाँ पर दो पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये मास यहाँ पर है, ये मास यहाँ पर है, यहाँ कोई मास है ही नहीं, दोनों बॉडीज के बाहर फिर है, यानी सेंटर ऑफ मास बॉडीज के बाहर भी लाई कर सकता है और साथ ही साथ में यहाँ पर मास हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ मास टू बॉडी सिस्टम में हमेशा इन दोनों बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन पर लाइज करेगा, तो ये यहाँ पर आएगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो बॉडीज टू पार्टिकल सिस्टम। कल हम बात करने वाले 3 पार्टिकल सिस्टम, साथ ही साथ में हम बात करने वाले डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, और भी एक दो अच्छे वहाँ पे होगा। ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं है, मेन चीज़ की बात करता हूँ। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 यानी m1 बहुत बड़ा है या ज़्यादा है m2 से, तो फॉर्मूले में ऊपर छोटी वैल्यू आई है, फॉर्मूले में ऊपर छोटी वैल्यू आई है, r से छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। छोटी वैल्यू में बड़ी संख्या का दोनों तो जुड़ेंगे, डिवाइड जाएगा तो एक्ससीएम की वैल्यू कम हो जाएगी या ज़्यादा होएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, यानी m1 बड़ा है m2 से तो क्या होगा, m2 यहाँ पर छोटा है तो छोटी वैल्यू r से मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और बड़े नंबर का डिवाइड जाएगा तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। इसका मतलब एक्ससीएम थोड़ा कम होगा तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये इस बड़े ऑब्जेक्ट की साइड में खिसकेगा, सेंटर ऑफ मास बड़े ऑब्जेक्ट के साइड में खिसकेगा। यानी सेंटर ऑफ मास के बारे में एक बात और क्लियर हो गई है, ये भाई दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये फॉर्मूले आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज नियरर टू या क्लोजर टू heavier masses। सेंटर ऑफ मास भारी कण के नजदीक होगा। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमने यहां पर फाइंड आउट करी है, एक बॉडी के लिए मतलब एक सिंगल पार्टिकल के लिए, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने इतना सब कुछ जान लिया, वो कहां कहां मिल सकता है, अभी बहुत सारे अनुमान इसके और बाकी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि हमने सेंटर ऑफ मास को पूरा क्लियरिफाई कर लिया कि भाई सेंटर ऑफ मास ये होता है, नहीं। सेंटर ऑफ मास के बारे में अभी तक हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जानी है कि भाई ये यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा तो क्यों होगा, यहाँ नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और एग्जैक्ट लोकेशन हम सिमेट्रिक लाइन से बता सकते हैं। बट यदि आपके पास सिमेट्रिक लाइन्स नहीं आ पा रही है तो आप एक्ससीएम और वाईसीएम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पर अभी मास पॉइंट मासेस है, लेकिन यदि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता रोड की तरह और रोड पर मास अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आता, यानी कहीं पर रोड पतली होती है, कहीं पर रोड मोटी होती, तो फिर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में इन जो हमने यहाँ पर ये नियम शर्तें इसके बारे में जो बातें लिखी है, इसमें 1-2 बात और ऐड हो जाती है, वो बातें हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास यदि आपको समझ में आई है, आपको लगा है कि नहीं सेंटर ऑफ मास आज थोड़ा सा क्लियर हुआ है हमारे दिमाग से, तो डाउट क्लियर हुए हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुँचे हो, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा डर खत्म हुआ है। अभी तो एक क्लास लगेगी, अब तो आपने पूरा जाना नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास जब जाओगे तब जाके आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ भाई सेंटर ऑफ मास के बारे में आज हमने जाना है। बट आज फिर भी मज़ा आया तो कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ठीक है, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ में द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ हम PDFs, नोट्स और आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
दीजिए जब तक आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।